हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के लिए ज्योग्राफी। क्लास 6 के लिए क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। और जो एसएसटी का तैयारी करते हैं सीटेट का, उसके लिए भी एक लाभदायक है। एनसीईआरटी में एसएसटी पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी क्लास का ये बुक है। तो चलिए, चैप्टर नंबर 1 क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में क्या है? पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त के बाद जो है आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। आसमान में जो सबसे पहले क्या है? एक तारा दिखते हैं या तो दो तारा दिखते हैं। लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन बाद में इनकी संख्या जो है बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा रहता है। संपूर्ण आकाश जो है छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से यानी कि तारों, आकाशपिंडियों से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। जिनमें से कुछ क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। जिनमें से आकाश कुछ चमकीले और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। मानो कि आकाश में हीरे जड़े हो, मतलब हीरे चमकता है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होता है। इनमें से कुछ जो तारे हैं टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, मतलब ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट जो है औरों से अलग होता है। मतलब कि उस झुंड में कुछ की टिमटिमाहट सबसे अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। कुछ तारे जो हैं बिना टिमटिमाते हुए भी चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। इस चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ जो है आप डेली डेली चंद्रमा को देखते हैं। यानी कि लगभग में ये कहते हैं कि लगभग देखते हैं। बात सही है। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप चंद आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण को पूर्ण चंद्र को महीने में जो है एक बार देखा जाता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी कि पूर्णिमा होती है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। 15 दिन के बाद जो है पूर्णिमा को हम नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। यह जो है नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस स्थिति में अगर आसमान जो है साफ दिखाई देता है तो हम उनका अवलोकन कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण जो है रात के समय चमकने वाले वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। जो रात में चमकता है सूर्य की रोशनी के कारण हम उनको दिन में नहीं देख सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्वेश्चन में पूछ देंगे कि खगोलीय पिंड क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वह खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो है बहुत बड़े आकार के और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ये जो है किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश भी उत्सर्जित करते हैं और ऊष्मा भी उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं।
इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य भी एक तारा है। सौरमंडल में पृथ्वी, चलिए आओ कुछ करके सीखते हैं। ये देखिए, आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। आप जो है इसका जरूरत है, आप इसको ले लीजिए। फर्स्ट चरण में कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा हो। ठीक है, कागज को इस प्रकार रखिए कि मध्य में रखिए कि उसका कांच जो है कागज से सटा हो। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचिए। टॉर्च जो है, ये देखिए, टॉर्च जो है ऐसे ऐसे, इसके चारों ओर जो है वृत्त खींचिए। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद कीजिए। इसके वृत्त के क्षेत्र में छोटे छोटे छेद कर दीजिए। अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें। जो छेद किया गया है टॉर्च में, उसको कांच के ऊपर रखिए तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दीजिए। चारों ओर जो है रबर बैंड लगा दीजिए। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे, जिससे कि बाद में हम स्विच दाब सके। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाइए। ठीक है, कुछ दूरी पर खड़े हो जाइए। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दीजिए। अब टॉर्च की रोशनी की दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में चमकते जो है तारे हैं। ठीक है, ये तो बात सही है। अब कमरे के सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। यह उदाहरण है कि जो है दिन में तारे क्यों नहीं दिखते हैं। ये उन्हीं का उदाहरण है, आप उसको आजमा सकते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात में जो ये कई सारे तारे हैं ये सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर खड़ा उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। ठीक है, अत्यधिक जो हवाई ऊंचाई पर जो हवाई जहाज उड़ता है तो एकदम पित्तू सा झलकता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल क्या कहलाते हैं? विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों। जो रात्रि के समय जो आकृति बनाई है उसी को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। कहने का मतलब रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई गतिविधि या आकृति को हम नक्षत्र मंडल करते हैं। अर्सो मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सो मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तर्षि यानी 7 ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। 7 तारों का समूह किसको कहते हैं? अर्सा मेजर को कहते हैं। आपने अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में एक और अधिक तारों या ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। अपने माता पिता को कहिए कि हमको एक और नक्षत्र मंडल दिखाइए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन मतलब कि पुराने जमाने में जो है
दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा किसको बताता है? उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। देखिए चित्र में ध्रुव तारे की कैसे इंगित करता है। ये देखिए, ये सप्तऋषि है। 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तऋषि है। और यहाँ इसकी सीधी रेखा में जो लाइन है, ये देखिए, ये ध्रुव तारा है, इंगित करेगी ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो है उनको स्वयं क्या प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, और जिससे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इस पिंड को ग्रह कहलाते हैं। मतलब ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। क्या है? ग्रह। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? सूर्य। एक अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। कौन सा तारा है? सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर यदि ये देखिए, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। इसको, ये पृथ्वी है, ये क्या है? चंद्रमा है। अगर यहाँ से हम देखेंगे इसको तो ये चंद्रमा दिखेगा, और यहाँ से हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो ये चंद्रमा दिखेगा। यानी पृथ्वी इसको चंद्रमा दिखेगा, वहाँ चंद्रमा पर से पृथ्वी चंद्रमा दिखाई देगा। कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। किसके चारों ओर छल्ले हैं? बृहस्पति के पास, शनि के पास और यूरेनस के पास चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों की असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। इन छल्लों को दूरबीन से हम देख सकते हैं। ये देखिए, ये है बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र, और ये सूर्य, बुध, मंगल, यूरेनस, शनि, ये सभी ग्रह है। सूर्य एक क्या है? तारा है। देखिए, दूरी मिलियन किलोमीटर में 1 मिलियन बराबर 10 लाख। बुध, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन अपने अक्ष पर घूर्णन जो करता है 59 दिन में करता है। सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण 88 दिन में करता है। कौन करता है? बुध। और शुक्र है, सूर्य के चारों ओर का एक परिक्रमण 255 दिन में करता है। कितने दिन में? 255 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है। क्या कौन करता है? शुक्र करता है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में करता है, यानी कि 1 साल में। अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है? 1 दिन में। चंद्रमा की संख्या 1 है, पृथ्वी की चंद्रमा की संख्या 1 है। मंगल, सूर्य के चारों ओर का एक परिक्रमण करता है 687 दिन में। कौन करता है? मंगल। अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है। कौन करता है? मंगल। चंद्रमा की संख्या 2। मंगल की चंद्रमा की संख्या कितनी है? 2। बृहस्पति, सूर्य के
चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में करता है। 11 साल 11 महीने लगभग जो है 12 साल में करता है बृहस्पति सूर्य का परिक्रमण। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट 9 घंटे 56 मिनट में कर लेता है। चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या कितनी है? 53 है। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में करता है। शनि जो है सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण कितने दिन में करता है? 29 साल 5 महीने में। अपने अक्ष पर घूर्णन जो करता है 10 घंटे 40 मिनट में। अपने अक्ष पर वो 10 घंटे 40 मिनट में पूरा कर लेता है। शनि के चंद्रमा की संख्या 53 है। इसका भी 53 है। बृहस्पति का भी 53 है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में करता है। सूर्य के चारों ओर का एक परिक्रमण कितने साल में करता है? 84 साल में। अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में करता है। 17 घंटे 14 मिनट। और चंद्रमा की संख्या यूरेनस के चंद्रमा की संख्या लगभग जो है 27 है। अब नेपच्यून सूर्य के चारों ओर का एक परिक्रमण 164 साल में करता है। मतलब जितना दूर जाएंगे तो उतना देरी लगेगा ही। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरी करता है और चंद्रमा की संख्या 13 है। नेपच्यून की चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13 है। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक है। ये चट्टानों से बना आंतरिक ग्रह के सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं। और बाह्य ग्रह जो है सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। बाह्य ग्रह ये देखिए आंतरिक ग्रह जो है 4 गो हैं। 1 2 3 4 और बाह्य ग्रह 4 गो 1 2 3 4। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी का सहचर है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। कुछ के पास क्या है? चंद्रमा भी है। चलिए सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सौर परिवार का नाम। जिसका मुखिया कौन सा है? सूर्य का। चलिए अब सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव बल है इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। किसका? सूर्य का। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य ही जो ऐसा तारा है जो सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करता है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चलिए ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सबसे नजदीक में कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये एक ट्रिक है अंग्रेजी के लिए। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड वाले उनके लिए। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
ये रास्ते दीर्घावृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। दीर्घावृत्ताकार में फैले हुए तो ये क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक तारा है। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है, वो ग्रह है, सॉरी ग्रह है। अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। किसको? बुध को। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। आकार और आकृति लगभग जो है पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड यानी 2003 यूवी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। चलिए, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का अर्थ किससे है? सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए एक अधिक शब्दों को लिखें, एक नोटबुक में लिखिए। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए किए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। जियोग्राफी एक क्या है? अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। यानी कि आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। ये देखिए जियो है, जियो प्लस ये है 3 जियो प्लस लॉजी। जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन करता है। जियो प्लस मेट्रो, इसमें पृथ्वी का मापन होता है। मेट्री में जियो प्लस मेट्री, जियोमेट्री में पृथ्वी का अध्ययन मापन किया जाता है। जियो प्लस जियोआइड मतलब पृथ्वी के आकार का अनुरूपण किया जाता है। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा पर परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। सूर्य प्रकाश के कारण जो है चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगी है। आइए अब पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहते हैं। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान का आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पानी उपस्थित है जो कि जीवन के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल के सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? एक उपग्रह जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये सभी से नज़दीक है इसलिए बड़े दिखाई देते हैं। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है।
सूर्य से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी कर सकते हैं। आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। देखिए, इतना गति होने के कारण, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड गति होने के कारण इसके बावजूद भी 8 मिनट का समय ले लेती है प्रकाश यहाँ पर होने के लिए। रोचक तत्व, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? हाँ, गया है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर सूर्य जो है ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे ही उपग्रह कहते हैं। उसी प्रकार मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। कि पृथ्वी के कक्षा में क्या कर दिया जाता है? स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। ये जो है भारतीय उपग्रह है, ये पे मानव निर्मित है, जो कि बनाया गया उपग्रह है। ये देखिए, ये रॉकेट से इस उपग्रह को यहाँ पहुंचाया जाता है इसके द्वारा। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? चलिए पढ़ते हैं क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है, अपने अक्ष पर भी पूरा कर लेता है 27 दिन में। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की परिस्थिति जो है जीवन के लिए वहाँ की अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। इसकी सतह पर जो है क्या है? मैदान है, पर्वतें हैं एवं गड्ढे हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन इनकी सतह पर जो छाया है उनको देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते, क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। ग्रहों से टूटकर क्या हो गया? अलग हो गए हों। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। क्या होते हैं? गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है। जले बिना ही पृथ्वी पर उल्कापिंड क्या हो जाती है? गिर जाती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं।
क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में, आकाश भी होता है और उसके साथ साथ प्रकाश में भी, एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे है। लाखों तारों का समूह क्या कहलाती है? मिल्की वे यानी आकाशगंगा कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल क्या है? इस आकाशगंगा का सिर्फ एक छोटा सा भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। बहती नदी से इसकी कल्पना की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की जो है लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम सब जो क्या है? ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ये देखिए क्या है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी ग्रह पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए। इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? इस चित्र में जो है आपका स्थान कहाँ है? ये देखिए, पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा और ये ब्रह्मांड। तो ये चंद्रमा है जी का जी। चलिए अब कल्पना कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में दीजिए, मतलब कि शॉर्ट में दीजिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? चलिए पढ़ें, आप दे दीजिएगा। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? लिख लीजिएगा, सौरमंडल में क्या समझते हैं। आओ कुछ करें। सौरमंडल के एक नोटबुक में चार्ट तैयार कर लीजिएगा। सौरमंडल के नोट का चार्ट। चलिए आज की क्लास में इतना ही। आगे वाले क्लास में, मैराथन वाले क्लास में इससे रिलेटेड सारी क्वेश्चंस कराऊंगा एग्जाम में आने वाले। तो जय हिंद, जय भारत।